नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी जीडीसी यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए विज्ञान एवं कंप्यूटर के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये आपके जीएस पेपर फर्स्ट के लिए महत्वपूर्ण है। तो कल जैसा कि 15 मार्च 2022 को जीडीसी का पेपर होना है, तो ये आपके जीएस पेपर के लिए है। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अनअकैडमी पे यदि आप यूपीपीएससी हो गया या यूपी ट्रिपल एस सी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे। और अनअकैडमी सबसे पहले आपको तो प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आप अपने गोल को सेलेक्ट करेंगे, यानी आपको किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो है उससे रिलेटेड वीडियो देखने का मिलेगा और नीचे जो है आपसे सब्सक्रिप्शन का भी आपसे पूछा जाएगा। तो आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी। ज्वाइन करने के एडवांटेज देख सकते हैं आप, अभी कॉम्बो ऑफर चल रहा है, तो आप सभी लर्नर्स के लिए ऑफर है। अब देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एस लेखपाल बैच है, वीडियो का है, यूपी पुलिस कांस्टेबल बैच है और अभी 30% आपको जो है ऑफर भी मिल जाएगा। तो आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल दे दिया गया, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। जो भी बैच हैं अनअकैडमी पे आप सभी जो है यहाँ पे जाके देख सकते हैं और जुड़ सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते समय एग्ज़ाम लर्नर, तो आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्ज़ाम लर्नर ज़रूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको एडिशनल 10% का वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप जो है अनअकैडमी को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और अनअकैडमी से रिलेटेड जो भी बैच हैं आप वहाँ पे जाके जो है आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है, माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पे सीजीएस का हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होगा यहाँ पे। और एफपीएस पूछा जाता है तो एफपीएस पद्धति आपका फुट पाउंड सेकेंड होता है। और इसी तरह एमकेएस पद्धति पूछा जाता है तो एमकेएस का होता है फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकेंड। और एसआई पद्धति पूछा था, इसमें एसआई में जो है 7 मूल मात्रक होते हैं, जिनमें मीटर होता है, किलोग्राम होता है, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल होता है। तो यहाँ पे आपसे सीजीएस पूछा गया है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड हो जाएगा, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है। तो ध्रुव रेखा पर, डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान एक स्थिर राशि है, जबकि भार व पृथ्वी पर वस्तु स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर वह न्यूनतम यानी कि कम होता है। और भार में यह परिवर्तन पृथ्वी की आकृति तथा पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के परिणाम स्वरूप होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ पे होगा, ध्रुव रेखा पर, और सबसे कम पूछा जाता तब आपका भूमध्य रेखा हो जाता। तीसरा प्रश्न है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल तो वह अभिकेंद्र बल के समान होता है, इसलिए सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर भारहीनता का कारण पृथ्वी के आकर्षण बल का अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स के समान होना है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चौथा प्रश्न, एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है। तो प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी वह निष्क्रिय होते हैं, ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर के न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी या निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण खाद्य पदार्थ अधिक समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम तापमान जो होता है वह 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। तो एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग न्यूनतम तापमान ज्ञात करने में किया जाता है। एल्कोहल
का हिमांक बहुत कम जो कि माइनस में होता है, -114 डिग्री सेल्सियस, जबकि क्वथनांक इसका होता है 78 डिग्री सेल्सियस। इसलिए अधिकतम ताप मापने में उपयुक्त नहीं है, लेकिन इससे न्यूनतम तापमान को ज्ञात किया जा सकता है। 7वां प्रश्न है, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने हेतु निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो क्रिस्टलीकरण विधि, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से क्रिस्टल के रूप में विलयन से शुद्ध ठोस पदार्थों को पृथक कर लिया जाता है। और क्रोमेटोग्राफी जो दिया गया है, इसका उपयोग उन विलेय पदार्थों के पृथक्करण में होता है जो एक ही प्रकार के विलयन में घुले होते हैं। 7वां प्रश्न है आपका, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह प्रक्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। 8वां प्रश्न, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो अपवर्तन और परावर्तन के कारण। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इंद्रधनुष बनने का कारण है परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है? तो इसका कारण है व्यतिकरण। सी ऑप्शन से हो जाएगा। साबुन के बुलबुलों पर श्वेत प्रकाश डालने से रंगों के दिखाई देने के पीछे व्यतिकरण का सिद्धांत है। जब श्वेत प्रकाश की किरणें साबुन के बुलबुलों पर पड़ती हैं तो उनकी बाहरी और भीतरी दोनों सतहों से किरणें परावर्तित होकर प्रेक्षक की आंखों की ओर लौटती हैं। दोनों सतहों से आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश के तरंग समूहों की कलाओं में सूक्ष्म अंतर होने के कारण व्यतिकरण होता है, जिसके फलस्वरूप रंग दिखाई पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो कांच से जल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कांच से जल के लिए गुजरना होगा, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक जल से अधिक होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक माध्यम से कम अपवर्तनांक माध्यम में प्रवेश कर सके। 11वां क्वेश्चन है, यक्ष किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो यह विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और 12वां प्रश्न है, ब्लैक बॉडी किस विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो सभी तरंग दैर्घ्य को यह अवशोषित कर सकती है। और डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ब्लैक बॉडी यह सभी तरंग दैर्घ्य का विकिरण अवशोषित करती है और सभी तरंग दैर्घ्य का विकिरण उत्सर्जित भी यह करती है। 13वां प्रश्न है, मानव शरीर का प्रतिरोध यानी कि शुष्क दशा में लगभग कितना होता है? तो यह 10⁻³ ओम होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मानव शरीर अन्य धातुओं की तरह ही विद्युत की सुचालक होती है और मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 10⁻³ ओम होता है। 14वां प्रश्न है आपका कि सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती हैं? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर यह काम करती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? तो वह सूक्ष्म तरंग। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। उपग्रह संचार के लिए सूक्ष्म तरंग विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रयुक्त की जाती है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ठोस होने के बावजूद भी बर्फ पानी पर तैरता है, क्योंकि पानी जब बर्फ में परिवर्तित होता है तो इसका घनत्व घट जाता है। ऐसी कोई भी वस्तु जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम हो वह पानी पर तैरती रहती है, और बर्फ पानी से कम घनत्व वाली होती है, इसलिए पानी पर आसानी से तैरती है। 17वां क्वेश्चन है, कार के स्टीयरिंग में शामिल है? तो इसमें शामिल है बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा यानी कि लाइन पर कार्य करता है। डी विकल्प सही हो जाएगा। एक कार के स्टीयरिंग में बलों का एक युग्म जो कि विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य को यह शामिल किया जाता है।
18वां क्वेश्चन है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो इसलिए कि हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है तो गेंद का संवेग यानी कि मोमेंटम शून्य हो जाता है और संवेग परिवर्तन के लिए खिलाड़ी गेंद को जितने अधिक समय में रोकेगा, आवेग देने के लिए उतना ही बल लगाना पड़ेगा। इसलिए वह गेंद को अंगुलियों के बीच आते ही अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, जिससे कि वह गेंद पर अधिक समय तक बल लगा सके। यदि वह हाथ आगे ले जाकर गेंद पकड़ेगा तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण चोट लगने अथवा छिटक कर गिरने की भी संभावना होगी। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है, तो यह है आपका न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। न्यूटन के गति के विषयक का जो पहला नियम कहता है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 20वां प्रश्न है, एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न है क्योंकि? तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं, रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है, जबकि जेट हवा बाहर के वातावरण से प्राप्त होता है। और डी जो दिया गया, रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है जबकि जेट नहीं ले जाता, तो इसमें भिन्न है पूछा गया है। तो सी और डी यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है? तो किसी भी परिस्थिति में नहीं। यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु के बराबर और दर्पण से उतना ही पीछे यानी कि पार्श्व परावर्तित, सीधा और आभासी होता है। इससे बना प्रतिबिंब कभी भी वास्तविक नहीं होता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। 22वां क्वेश्चन है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। तो प्रकाश तरंगे आपका अनुप्रस्थ तरंगे हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं और ध्रुवण की परिघटना केवल प्रकाश में ही होती है, ध्वनि में नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं जबकि ध्वनि तरंगे यह अनुदैर्ध्य होती हैं। वैज्ञानिक फ्रेनल ने यह प्रमाणित भी किया है कि प्रकाश की तरंगे अनुदैर्ध्य नहीं वरन यह क्या होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आपसे प्रकाश तरंगे पूछा गया है। 23वां प्रश्न, एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसलिए कि सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत को रोकने के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और 24वां प्रश्न यहाँ पे मिलान करना है। तो आप देख सकते हैं, रेडियम की खोज की गई थी मैडम क्यूरी के द्वारा। ए का हो जाएगा तीसरा। फिर है पीरियोडिक टेबल, इसका जो है जनक माना जाता है मेंडलीव को, तो बी का हो जाएगा दूसरा। फिर है क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लैंक, तो सी का हो जाएगा चौथा। और एक्स किरणें हो जाएगा WC रोएंटजन, तो डी का हो जाएगा पहला। 3, 2, 4, 1, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 25वां प्रश्न, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो इसलिए कि पृष्ठ तनाव के कारण। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी भी द्रव की सतह पर एक तनाव बल कार्य करता है जिसे द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। इस तनाव के कारण द्रव के सतह का क्षेत्रफल कम होता जाता है और गोलाकार वस्तु की सतह का क्षेत्रफल सभी आकार के क्षेत्रफल से कम होता है। इसलिए पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार हो जाती है और द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। 26वां प्रश्न है, किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं पेंटियम जो दिया गया है, बाकी विंडो हो गया, MS-DOS हो गया, यूनिक्स हो गया, ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है और पेंटियम ये आपका कंप्यूटर प्रोसेसर का नाम है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो है वेब ब्राउज़र, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है। वेब ब्राउज़र जैसे गूगल
इनका सर्च इंजन गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, तो इसका उपयोग किया जाता है। 28वां प्रश्न है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म इसमें संधारित्रों का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। पहले के कंप्यूटर थे जैसे निर्वात ट्यूब का प्रयोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था और यह आपका 1940 से करीब 54 तक उपयोग किया गया था निर्वात ट्यूब का। उसके बाद ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में 1955 के बाद, 55 से लेकर के 64 तक, तो इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। फिर आपका आ गया तीसरी पीढ़ी जिसमें आईसी चिप का उपयोग किया जाता था। यह 1965 से लेकर के 71 तक आईसी चिप का उपयोग होने लगा तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। फिर आपका माइक्रो प्रोसेसर जिसे कहते हैं सूक्ष्म संधारित्र, तो इसका प्रयोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाने लगा है और यह आपका 1971 से अब तक जो है उपयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? पहला दिया गया स्कैनर, दूसरा है जॉयस्टिक, तीसरा है प्लॉटर। तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है इसमें? तो प्लॉटर जो दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा, ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये इनपुट डिवाइस हैं। तो केवल 3 यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस होते हैं जिनसे कंप्यूटर तक कोई जानकारी निर्दिष्ट कराई जाती है। जैसे कीबोर्ड हो गया आपका इनपुट डिवाइस है, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। जबकि प्लॉटर जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस है। तीसरा प्रश्न है, पद PCXT का आशय यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया है PCXT का, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम है, तो वह है मेश। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। टोपोलॉजी से तात्पर्य होता है उस तरीके से जिससे कंप्यूटर्स को भौतिक रूप से जोड़ा जाता है और नेटवर्क टोपोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जिसमें नोड्स ज्यामितीय रूप से व्यवस्थित होते हैं और एक दूसरे से यह जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की युक्ति किसी कंप्यूटर प्रणाली में संघटकों एवं समर्थताओं यानी कि कैपेबिलिटीज को जोड़ने में उपभोक्ता को अनुमति देती है? तो ये एक्सपेंशन स्लॉट्स। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक्सपेंशन स्लॉट्स किसी कंप्यूटर प्रणाली में संघटकों एवं समर्थताओं को जोड़ने में उपभोक्ता को यह अनुमति देती है। अगला क्वेश्चन है, सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है क्या कहलाता है? तो प्रोग्राम कहलाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर में प्रोग्राम शब्द कोडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और यह कंप्यूटर की विशिष्ट भाषा द्वारा किया जाता है। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताएं जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है? तो है मॉडम। बी विकल्प सही हुआ यहाँ पे। मॉडम एक युक्ति है जिसे इंटरनेट सर्फिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। मॉडम का फुल फॉर्म भी पूछा था, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। 35वां प्रश्न है, कंप्यूटर तकनीक की 5वीं पीढ़ी किस पर आधारित है? तो 5वीं पीढ़ी ये आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि ULSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपका CTRL शिफ्ट प्लस एस्केप। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है आपका आइकॉन। डी विकल्प सही हो जाएगा। एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर इनके चित्रात्मक निरूपण को हम आइकॉन कहते हैं। आइकॉन एक छोटी सी तस्वीर होती है जो किसी प्रोग्राम, फाइल या फोल्डर का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें शामिल इमेजेज जो है वह विभिन्न प्रकार और कलर डेप्थ की होती है। और तीसरा क्वेश्चन है, किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है? तो है मैक्रो वायरस। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मैक्रो वायरस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है। यह एक प्रकार का वायरस होता है जो कि मैक्रो भाषा में यह लिखा जाता है। 39वां क्वेश्चन देखते हैं, बैंकों में चेकों को संशोधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्ट तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर।
और OCR जो दिया गया ये ऑप्शन में OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और OMR का फुल फॉर्म होता है आपका ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। और पिक्सेल्स, तो पिक्सल आपको पता होगा ये चित्र से संबंधित है। तो यहाँ पे बैंकों में पूछा गया चेकों को संशोधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से किस युक्ति यानी कि तकनीक का प्रयोग करते हैं, तो MICR जिसे कहते हैं मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका केंद्रीय प्रक्रमण इकाई यानी कि CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रक्रमण इकाई और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में क्या कार्य करती है, तो वह कैश स्मृति। बी विकल्प से हो जाएगा कैश स्मृति। ये केंद्रीय प्रक्रमण इकाई हिंदी में से कहते हैं केंद्रीय प्रक्रमण इकाई और इंग्लिश में CPU कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और मुख्य स्मृति क्या है, तो वह आपका रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी के बीच जो है एक बफर के रूप में यह कार्य करती है। यहाँ बार बार प्रयोग में आने वाला डेटा और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। कैश स्मृति यानी कि कैश मेमोरी जिसे कहते हैं कि गति तीव्र होने के कारण प्रोसेसर की गति में भी वृद्धि होती है। तो पूछा गया यहाँ पे आपसे कि CPU और रैम के बीच एक बफर के रूप में क्या कार्य करती है, तो कैश मेमोरी कार्य करती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो दोस्तों ये था आपका GDC यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए GS फर्स्ट पेपर के लिए जो है विज्ञान और कंप्यूटर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके कल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक बार आप लोग जो है कंप्यूटर और जो है विज्ञान का वीडियो जो है अपलोड हो गया। इसके पहले जो है भूगोल का वीडियो अपलोड किया गया था, भारतीय राज्य व्यवस्था का वीडियो अपलोड कर दिया गया, इतिहास का वीडियो अपलोड किया गया, तो उसे भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो ये आपके कल के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।